Hello everyone, welcome back to another video. This is the rapid revision video of the कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। आज हम रैपिड रिवीजन करेंगे सीपीसी की सिविल प्रक्रिया जो सब्जेक्ट है जो हर जुडिशियल एग्जाम्स में आता है उसके लिए करेंगे। वी आर कमेंसिंग फ्रॉम सेक्शन 26 ऑनवर्ड्स। कल वाली वीडियो में और उससे उससे पहली वाली वीडियो में हमने सेक्शन 1 to 25 बिल्कुल अच्छे तरह से समझ लिया था और आज हम सीपीसी के जो पेटर्नल अथॉरिटी के जो सेक्शंस हैं उनमें सेक्शन 26 से कंटिन्यू करने वाले हैं और कोई टारगेट डिसाइड नहीं करते कि 26 के बाद हमें कितने तक करना है, जितने हो सकते हैं उतने करते हैं। ठीक है, तो आई एम स्टडिंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ द पेटर्नल अथॉरिटी फ्रॉम माई यूनिवर्सल सीपीसी बुक ऑफ दैट इज बेयर एक्ट ऑफ सीपीसी of universal company, and I will thoroughly interpret it and translate all the words and their meaning of the sections of paternal authority। तो जो सेक्शंस वाले जो सीपीसी में पार्ट है, ऑर्डर को तो हम ऑर्डर्स वाले पार्ट को तो द फर्स्ट शेड्यूल कहते हैं, लेकिन जो सेक्शंस वाला पार्ट है उसको पेटर्नल अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम सेक्शन 26 विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड मैं सेक्शन 26 कमेंट्स कर रहा हूँ। सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स कि अब सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा, वाद कैसे डलेगा। ठीक है, 26 का एक एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। हर एक वाद कैसे डलेगा, जब वाद पत्र फाइल हो जाएगा, वाद पत्र फाइल हो जाएगा तब माना जाएगा कि सूट डल चुका है। और इन सच अदर मैनर एज मेरी प्रिस्क्राइब या कोई और अन्य तरीका है तो उस हिसाब से भी डलेगा तो भी मान लिया जाएगा कि वाद डल चुका है, इंस्टीट्यूट हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट हो इंस्टीट्यूट हो चुका है। अब 26 का 2 इन एवरी प्लेंट हर एक वाद पत्र फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। हर एक वाद पत्र में जो तथ्य होंगे, उस वाद पत्र में जो तथ्य लिखे होंगे, फैक्ट्स लिखे होंगे, वो एफिडेविट शपथ पत्र के थ्रू प्रूव किए जाएंगे, उनको साबित किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो एविडेंसेस देंगे, जो प्लेंटिफ अपने एविडेंसेस देंगे, डिफेंडेंट अपने एविडेंसेस देंगे, वो एफिडेविट के थ्रू ही देंगे। वो एग्जामिनेशन इन चीफ की तरह वैसे नहीं होगा जैसे गवाह आता है क्रिमिनल मुकदमे में और मुंह से बोलने लग जाता है कि यह हुआ था उसने मारा, ये नहीं होगा। सिविल केस में सारे जो वाद पत्र से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, जो आपको प्रूव करने, जो आपको एविडेंसेस गवाहियाँ देनी है, तो वो एफिडेविट के द्वारा होंगे। शपथ पत्र देना पड़ेगा आपको कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद ही चीफ होगा, उसके बाद ही क्रॉस वगैरह हो गया। ठीक है, तो यह हुआ हमारा आर्टिकल, यह हुआ हमारा सेक्शन 26 कंप्लीट। अब सेक्शन 27 सम्मन्स टू डिफेंडेंट्स। अब प्रतिवादियों को कैसे सम्मन्स जाएंगे वो 27 ने बता रखा है। वेयर सूट हैज़ बिन ड्यूली इंस्टीट्यूट, जहाँ एक सूट डल चुका है, जहाँ एक वाद इंस्टीट्यूट हो चुका है, वो 26 में। असम्मन्स में भी इशू टू द डिफेंडेंट, एक सम्मन इशू होगा, किसको जाएगा, प्रतिवादी को इशू हो जाएगा सम्मन, उसको सम्मन भेजेंगे और क्या लिखेंगे उसमें, टू अपीयर की हाजिरी दो अपनी अदालत में, एंड आंसर द क्लेम, और जो वादी का क्लेम है, जो वादी ने अपना वाद पत्र डाला है, उसके जो फैक्ट्स लिखे उनके बारे में आंसर दो, अपना जवाब दो। एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, और सर्व किया जाएगा डिफेंडेंट को जो मैनर जो तरीका बता रहा है उस हिसाब से। ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 डेज, और कितना टाइम दिया जाएगा उसको जवाब देने को और अपनी हाजिरी देने में डिफेंडेंट को, 30 डेज। प्री का क्वेश्चन कितना, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, और कब से 30 डेज के अंदर हाजिरी देनी है, जब से कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, वाद कोर्ट में डला है, तब से 30 दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर प्रतिवादी को हाजिरी देनी है अदालत में। यह हमारा आर्टिकल 20, यह हमारा सेक्शन, यहाँ हुआ हमारा सेक्शन 27 कंप्लीट ऑफ सीपीसी। अब 28 सर्विस ऑफ सम्मन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट। अब सर्विस सम्मन्स की कैसे, जब डिफेंडेंट कहाँ रह रहा है, डिफेंडेंट अनदर स्टेट में रह रहा है, तो सीधा क्या कनेक्ट कर लीजिए, ऑर्डर 5 रूल 21 यहाँ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 28 में सर्विस ऑफ सम्मन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट, एक बार मैं देख लेता हूँ, ऑर्डर 5 रूल 21 ही है ना, कभी दिक्कत हो जाए, रुक जाओ एक मिनट एक सेकंड मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 100% वैसे ऑर्डर 521 है, हाँ ये आ गया, ओके बिल्कुल ओके है, ऑर्डर 5 रूल 21 ही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 सर्विस ऑफ सम्मन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट। मुकदमा, सिविल मुकदमा फाइल हुआ है गुड़गांव में, पर डिफेंडेंट प्रतिवादी रहता है वहाँ कहाँ, राजस्थान में, तो कैसा उसकी सर्विस होगी। अब देखिए 28 का 1 सम्मन्स में भी सेंड फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट, तो सम्मन सर्विस के लिए दूसरे स्टेट में अगर डिफेंडेंट प्रतिवादी रहता है तो कहाँ भेजे जाएंगे, टू सच कोर्ट, उस राज्य की अदालत में भेजे जाएंगे, एंड इन सच मैनर, उस तरीके से भेजे जाएंगे, एज में भी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स इन फॉर दैट स्टेट, और जो रूल्स उस स्टेट के जिसमें वह प्रतिवादी रहता है, जिस राज्य में, जैसे राजस्थान में कोई प्रतिवादी रहता है तो रूल्स उस राज्य में क्या है, तो उस कोर्ट में, उस अदालत में सम्मन भेज दिए जाएंगे सर्विस के लिए।
28 का 2, द कोर्ट टू विच समन्स इज सेंड शैल अपॉन रिसिप्ट देयर ऑफ, जिस कोर्ट को राजस्थान के कोर्ट को गुड़गांव वाला कोर्ट सम्मन भेजेगा तो उसके पास, उस कोर्ट के पास, राजस्थान वाले कोर्ट के पास वो सम्मन हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, तो कह रहा है शैल मैंडेटरी अपॉन रिसिप्ट देयर ऑफ, जैसे उसको सम्मन की रिसिप्ट मिलेगी कोर्ट को, प्रोसीड एज इफ इट हैड बीन इशूड सच बाय सच कोर्ट, मान लेगा कि राजस्थान गुड़गांव की कोर्ट ने वह सम्मन इशू नहीं किया है, राजस्थान की कोर्ट ने ही वह सम्मन इशू किया है और उस हिसाब में ही सर्विस करवाएगा, ठीक है। एंड शैल देन रिटर्न द समन्स टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर, और कार्रवाई वगैरह करा के राजस्थान का कोर्ट तो रिटर्न कर देगा सम्मन को, कहाँ से, जिस कोर्ट से वो भेजा गया था, विद द रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग विद रिगार्ड देयर टू, और कोई कार्रवाई करी है तो उसका रिकॉर्ड भी साथ के साथ सम्मन के साथ गुड़गांव वाले कोर्ट में राजस्थान वाले कोर्ट भिजवा देगा। तो यहाँ हुआ हमारा 28 का 2, 28 का 3, where the language of the summons sent for service in another court is different from the language of the court referred to in subsection 2, a translation of the record। अब गुड़गांव वाला कोर्ट जो सम्मन भेज रहा है, और अब या फिर मान के चलिए गुड़गांव वाला कोर्ट सम्मन भेज रहा है तमिलनाडु वाले कोर्ट में, और तमिलनाडु कोर्ट की जुरिडिक्शन में कोई डिफेंडेंट रहता है, तो लैंग्वेज दोनों कोर्ट की डिफरेंट है ना। अब यहाँ जो हिंदी में जो सम्मन जाएगा, क्या तमिलनाडु वाले व्यक्ति वो कोर्ट क्या उसे पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, तो यही कह रहा है वेयर द लैंग्वेज ऑफ द सम्मन सेंट फॉर सर्विस इन अनदर कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड। गुड़गांव वाले कोर्ट की लैंग्वेज अलग है, तमिलनाडु वाले कोर्ट की लैंग्वेज अलग है, तो बिल्कुल डिफरेंट है ना लैंग्वेज सम्मन्स की, तो यही कह रहा है। अब क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ द रिकॉर्ड, तो साथ के साथ गुड़गांव वाला कोर्ट ट्रांसलेशन कॉपी भी भेजेगा तमिलनाडु कोर्ट को। ए इन हिंदी वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सम्मन्स इज हिंदी, अगर हिंदी में है सम्मन्स हिंदी में है तो हिंदी में ही कर दिया जाएगा, ठीक है। बी इन हिंदी और इंग्लिश वेयर द लैंग्वेज ऑफ सच रिकॉर्ड इज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन भेज दी जाएगी तमिलनाडु कोर्ट में, अगर जो गुड़गांव वाला कोर्ट हिंदी में सम्मन काट रहा है तो तमिलनाडु में इंग्लिश में चला जाएगा सम्मन में ट्रांसलेट होके। तो यहाँ हमारा 28 का 3 पूरा हुआ, 28 का अब 28 का और शैल बी सेंट, और अब 28 के 3 का लेटर पार्ट शैल ऑल्सो बी सेंट इन टुगेदर विद द रिकॉर्ड सेंट अंडर दैट सबसेक्शन, तो रिकॉर्ड भी जैसे तमिलनाडु वाला कोर्ट है तो उसने क्या रिकॉर्ड, क्या प्रक्रिया अपनी की, तो वो तमिल भाषा में लिखेगा भाई क्या ऑर्डर दिए, तो अगर गुड़गांव वाले कोर्ट में उसको रिकॉर्ड सेंड करना है तो वह कैसे करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड लिख कर भेज देगा कि हमने यह कार्रवाई की, हमने यह कार्रवाई की, डिफेंडेंट को हमने वहाँ ढूंढा, यहाँ ढूंढा, तो जिस हिसाब से तमिलनाडु वाला कोर्ट रिकॉर्ड भी इंग्लिश में गुड़गांव वाले कोर्ट को भेज देगा। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 28। हम सेक्शन 29 पढ़ेंगे, सर्विस ऑफ फॉरेन समन्सेज। अब सर्विस कैसे होगी उनकी, जो विदेशों में समन्स आते हैं, तो हमारा ये ऑर्डर 5 देख लेता हूँ मैं, किस पर कन्फर्मेशन कर लेते हैं। विदेशों में सर्विस जानी सम्मान की तो कौन से ऑर्डर में, ऑर्डर 5 में फॉल करेगा, पर कौन से सेक्शन में, ऑर्डर 5 रूल 25 में फॉल करेगा जब विदेशों में सम्मन आते हैं। तो सेक्शन 29 पढ़ते हैं, सम्मन इज एन अदर प्रोसेस इज इशूड बाय, जो सम्मन इशू होते हैं या कोई और अदर प्रोसेस इशू होता है किस द्वारा, कोर्ट के द्वारा, तो वो कैसे होगा, ए एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट, कोई भी सिविल दीवानी या कोई रेवेन्यू कोर्ट सर्विस इशू कर रहा है या वो सम्मन कर रहा है, सम्मन्सिस कर रहा है, एस्टेब्लिश इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट भारत के किसी भाग में एस्टेब्लिश हैं, स्थापित हैं, टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड, और जहाँ इस कोड के सीपीसी के प्रोविजन नहीं लगते, तो कहाँ नहीं लगते, नागालैंड में, ट्राइबल एरियाज में नहीं लगते, तो वो क्या करेंगे, बी एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, या कोई भी सिविल कोर्ट या कोई भी रेवेन्यू कोर्ट बाहर एस्टेब्लिश हुआ है विदेशी कंट्री में, और वो किसी अथॉरिटी से चल रहा है, केंद्र सरकार की अथॉरिटी से चल रहा है विदेश के देश में। सी एनी अदर सिविल और रेवेन्यू कोर्ट आउटसाइड इंडिया, कोई भी सिविल कोर्ट और कोई भी रेवेन्यू कोर्ट जो भारतवर्ष के बाहर है, टू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल डिक्लेयर्ड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन टू अप्लाई, तो जिसमें से केंद्र सरकार ने तो वो दे दी थी, क्या निकाल दिया था, नोटिफिकेशन निकाल दी थी ऑफिशियल गैजेट में कि सीपीसी के प्रोविजन उस कोर्ट में अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, मे बी सेंड टू द कोर्ट्स इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड, तो भेज दिया जाएगा वह सम्मन्स उस कोर्ट में जहाँ सीपीसी लगती है, एंड सर्व्ड एज इफ देवर सम्मन्स इज इशूड बाय सच कोर्ट, और उस विदेश में उस सच कोर्ट को, सिविल कोर्ट को या रेवेन्यू कोर्ट को भेज दिया जाएगा, और अब वो क्या मानेंगे कि यह सम्मन में हमने ही काटे हैं, ये इंडिया की किसी कोर्ट से नहीं आए, ये सम्मन हमने ही काटे हैं, और उस हिसाब से आप प्रोसीड हो जाएगा, वह फॉरेन कोर्ट उस प्रतिवादी को सम्मन डिलीवर कर देंगे, सर्विस करवा देंगे। अब हम सेक्शन 30 पढ़ेंगे, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। अब पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, डिस्कवरी के लिए बताया गया है, तो ऑर्डर सीधा ऑर्डर कौन सा है डिस्कवरी का, ऑर्डर 11 है, ठीक है। अब देख लेता हूँ मैं एक बार कन्फर्म, ऑर्डर 11 है डिस्कवरी के लिए, हाँ डिस्कवरी का ऑर्डर 11 है, सही बहुत मैंने बताया था। अब सेक्शन 30, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, शक्ति है कि डिस्कवरी कर सकता है, मतलब किसी चीज़ की प्रस्तुति, किसी चीज़ को मंगवा सकता है, और उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे प्रिस्क्राइब, जो कंडीशन शर्तें हैं और जो कोई लिमिटेशन है उसके तो सब्जेक्ट है ना, उसको तो मानना नहीं। तो द कोर्ट में एट एनी टाइम, कोर्ट अदालत कभी भी किसी भी समय में जब प्रक्रिया चल रही है, ईदर इट्स ओन मोशन, या तो सो मोटो खुद से,
और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या कोई एप्लीकेशन लगाती है कोई पार्टी, कोई पत्र लगाती है जो सूट की जो प्रक्रिया की पार्टी है प्लेंटिफ डिफेंडर को एप्लीकेशन लगाता है, क्या करता है, ए मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज। किसी इंटेरोगेटरीज कोर्ट में फाइल हुई है तो इंटेरोगेटरीज के लिए कोई ऑर्डर मेक कर देगी कि क्या ऑर्डर मेक करेगी कि यह ज़रूरी हो गया है कि जो मुद्दे हैं इंटेरोगेटरीज के उससे संदर्भ में कोई डिलीवरी कराई जाए, ठीक है, और इंटेरोगेटरीज का उत्तर मंगवाया जाए। द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई किसी प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट ने कोई एप्लीकेशन फाइल करी है कि मैं एक एप्लीकेशन में लिखूंगा कि कौन कौन से फैक्ट्स डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो उसके लिए भी आंसर करवा सकती है, पावर है कोर्ट की, बोल सकती है प्रतिवादी को कि आंसर करके दो। एंड फैक्ट्स एंड द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, और जितने भी प्रोडक्ट्स प्रस्तुति करवा सकती है, किसी डॉक्यूमेंट जो प्रस्तुत हुआ है उसको इम्पाउंड कर सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट पहले ले लिया था एविडेंस में या कैसे भी कोर्ट में फाइल में रखवा लिया था, अब उसको वापस भी कर सकती है, रिटर्न भी कर सकती है। और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, या कोई और अन्य चीज़ है जो कि गवाही की तरह प्रस्तुत किए गए थे, कोई मटेरियल एविडेंसेस है, अगर वो काम के नहीं है तो उसको भी वापस कर सकती है, ठीक है। ए अब बी इशू समन्स टू पर्सन्स हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, सम्मन इशू कर देगी उन व्यक्तियों के लिए जिनकी हाजिरी जरूरी है, ईदर टू गिव एविडेंस, या तो क्या गवाही देने के लिए, और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, या तो कुछ दस्तावेज प्रोड्यूस करने के लिए, प्रस्तुति के लिए अदालत में, और साथ अदर ऑब्जेक्ट्स एज ऑफ प्रेजेंट, या जो ऊपर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनकी प्रस्तुति के लिए तो सम्मन कर सकती है उन व्यक्तियों को। सी ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, ऑर्डर कर देगी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को या किसी गवाह को कि कोई भी तथ्य आप जो प्रूव कर रहे हो उसको एफिडेविट शपथनामे से करो, शपथ पत्र से करो। तो यहाँ हमारा हुआ सेक्शन 30 कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 31 ऑफ द पैटर्नल अथॉरिटी, सम्मन्स टू विटनेस। अब गवाह को कैसे सम्मन जाएंगे ये 31 ने बता रखा था। प्रोविजन इन सेक्शन 27, 28, 29, जो प्रोविजन हमने अभी पढ़े 27, 28, 29 के, ठीक है, शैल अप्लाई टू सम्मन्सिस टू गिव एविडेंस, तो ये यही अप्लाई हो जाएंगे, सम्मन्सिस जाएंगे किस चीज़ के लिए, गवाही देने के लिए, और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, और या तो प्रस्तुति करो किसी दस्तावेज की, और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट, या कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई इंपॉर्टेंट पदार्थ है, कोई धातु है जो सूट से जुड़ी हुई है, उसकी प्रस्तुति करो। तो ये 31 में चले जाएंगे सम्मन टू विटनेसेस। अब 32 पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट करा, गड़बड़बारी करी विटनेस ने या किसी पार्टी ने हाजिरी उजरी करने में या कोई दस्तावेज प्रोड्यूस करने में, तो पेनल्टी लगेगी। अब 32 सेक्शन 32 हम पैटर्नल अथॉरिटी का पढ़ रहे हैं। द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम अ सम्मन्स हैज बीन इशूड, अदालत विवश कर सकता है एक व्यक्ति को जिसको कि सम्मन काटा जा चुका है अंडर सेक्शन 30 के तहत, जिसको सम्मन भेजा गया था उसको विवश कर सकती है हाजिरी देने के लिए कोर्ट में। एंड फॉर डैट पर्पज में, और ऐसे उसकी हाजिरी के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, ए इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के लिए एक वारंट काट सकती है, सिविल कोर्ट भी वारंट काट देती है गिरफ्तारी के लिए जिसकी हाजिरी उसे चाहिए। बी अटैच एंड सेल इज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को पहले जोड़ेगी कोर्ट में, अटैच करेगी और फिर उसको बेच देगी, सेल कर देगी। सी इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़, उसके ऊपर फाइन जुर्माना लगा देगी, कितना, 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं, तो 1 रुपये से लेकर 5000 तक का जुर्माना कुछ भी लगा सकती है हमारी सिविल अदालत जिस व्यक्ति की हाजिरी मांग रही है, जिस व्यक्ति से कुछ कागजात मांग रही है। डी ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी, बोल देगी मुचलके में आओ, मेरे को मुचलका दो, फॉर हिज अपीयरेंस की तुम हाजिरी दोगे, एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल प्रिजन, और अगर जैसे मुचलका देने के लिए बोला था, सिक्योरिटी देने के लिए बोला था, नहीं देता है तो ऐसा उसके डिफॉल्ट पे, उसके गड़बड़बाजी करने पर उस व्यक्ति की जो कि हाजिरी मांगी थी जिसकी अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी मांगी थी, वो ऐसा उसमें नहीं देता सिक्योरिटी, तो उसको सिविल प्रिजन में भेज दिया जाएगा। सिविल प्रिजन, अब जिले में एक सिविल प्रिजन होता है, मेनली तो वो जो जिला कारागार होता है उसमें 2-4 कमरे सिविल प्रिजन के लिए बनाए जाते हैं, तो वो हार्डन क्रिमिनल नहीं होते कोई, उनको नॉर्मल व्यक्तियों के साथ रखा जाता है तो कि बस सिविल प्रिजन में रहते हैं, ठीक है। ये वो हमारा सेक्शन 32 पूरा। अब सेक्शन 33 पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जजमेंट एंड डिक्री, निर्णय और डिक्री पढ़ेंगे सेक्शन 33 में। और जजमेंट एंड डिक्री का ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 20, ठीक है। तो अब सेक्शन 33 पढ़ेंगे हम। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड, तो अदालत जब सिविल प्रक्रिया का केस पूरी तरह से सुन लिया है, शैल प्रोनाउंस जजमेंट, तो क्या प्रोनाउंस करेगा, शैल मैंडेटरी है कि इसको निर्णय तो प्रोनाउंस करना ही पड़ेगा, भाई क्या सुना है, क्या केस में क्या देखा है आपने, तो निर्णय तो दोगे। एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो, तो और ऐसा निर्णय आएगा तो एक डिक्री एक निर्णय के पीछे एक डिक्री आएगी, तो तभी कहते हैं डिक्री फॉलोज द जजमेंट, डिक्री पीछा करती है किसका, जजमेंट का। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 33। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 इंटरेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब सेक्शन 34 इंटरेस्ट, सबसेक्शन क्लोज 1 34 का सबसेक्शन 1
वेयर एंड इज सो फार एज अ डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, अगर डिक्री किसके लिए निकली गई है, पेमेंट ऑफ मनी, मनी की पेमेंट के लिए निकली गई है द कोर्ट में, तो अदालत क्या करेगा, में उसकी डिस्क्रिप्शन है इन द डिग्री ऑर्डर इंटरेस्ट एट द रेट एट द एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल, तो जब डिग्री निकलेगी तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी लगा दिया जाएगा जो भी अदालत को उचित लगे, ठीक है। टू बी पेड ऑन द प्रिंसिपल सम एडजस्ट, और वो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो प्रिंसिपल सम है जो देना है जजमेंट डेटर को, जैसे 10 लाख रुपए देने हैं तो 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिक्री, और कब से कैलकुलेट होगा वो, जिस दिन से सूट डला था उस दिन से चालू हो जाएगा इंटरेस्ट लगना, और जिस दिन डिक्री आई थी उस दिन तक का कैलकुलेट हो जाएगा। इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ट ऑन सच प्रिंसिपल सम फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, और यह जो इंटरेस्ट होगा जो दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा वो उस इंटरेस्ट से अलग होगा जो सूट में जो उस प्रिंसिपल सम पे पहले लगने वाला था पार्टीज के बीच में। जैसे 10 लाख रुपए का प्लेंटिफ ने डिफेंडर को पैसे दिए होते तो 10 लाख रुपए उसने 3 साल के लिए दिए होते, लेकिन 2 साल उसने वैसे निकाल दिए, नहीं दिए तो उसने लास्ट के 1 साल में जब उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन का लास्ट साल था उसने सूट फाइल कर दिया, तो 10 लाख पे वो 2 साल का इंटरेस्ट भी तो पहले देगा, तो 10 लाख फिर वो 2 साल का इंटरेस्ट, और फिर जो कोर्ट का अलग से इंटरेस्ट है वो लगेगा प्रतिवादी को, डिफेंडर को देना पड़ेगा, ठीक है। विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6%, अब जो कोर्ट इंटरेस्ट दिलाएगा वो कितना दिलाएगा, 6% पर एनम, 6% पर एनम के ब्याज दर से दिला देगा। एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल ऑन सच प्रिंसिपल सम, जितना भी कोर्ट को रीजनेबल लगे उस प्रिंसिपल सम पे जो प्लेंटिफ ने डिफेंडर को दिया हुआ था और जो प्लेंटिफ रिकवर करा मनी रिकवरी के लिए। फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री, और किस डेट से दिलाएगा, डिग्री की डेट से, टू द डेट ऑफ द पेमेंट, और जब तक पेमेंट नहीं हो जाती जब तक भी इंटरेस्ट लगता ही रहेगा, और टू सच अर्ली डेट एज द कोर्ट थिंक इट, या कुछ पहले कोई डेट है डिग्री की डेट से पहले वहाँ भी एंड कर देगा कि यहाँ तक कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा प्लेंटिफ साहब, ठीक है। अब 34 का प्रोवाइडेड वेयर द लायबिलिटी इन रिलेशन टू द सम सो एडजस्ट हैज अराइज आउट ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अगर कोई व्यापार से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो क्या सम हो जाएगा, द रेट ऑफ सच फर्दर इंटरेस्ट में एक्सीड 6%, तो अब कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे 6% से भी ज़्यादा का ब्याज लग सकता है, but shall not exceed the contractual rate of the interest or where there is no contractual rate, the rate at which the money are lent advance by the nationalized bank in relation to the commercial transaction, अगर व्यापार से जुड़ा हुआ कोई मामला है, कोई मुद्दा डला हुआ है और उसमें डिक्री में कोई इंटरेस्ट लिखवाना है तो वो 6% से ज़्यादा टाप जाएगा, कूद जाएगा, लेकिन कितने से ज़्यादा नहीं टापेगा, जितना कि कॉन्ट्रैक्चुअल रेट जो नेशनलाइज बैंक सेटल करके रखते हैं जब वो लोन देते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट लगाते हैं उससे ज़्यादा नहीं टापेगा, उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा वह इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सेक्शन 34 में 6% तो आम केसेस के लिए जो कि व्यापारिक नहीं है, और प्रोवाइजो में 6% हमें उसके लिए मिला हुआ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो 6 + 6 12% कर लेते, वो अपनी गणित बना लेते, पर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 34 के 1 के प्रोवाइजो में सिर्फ यह लिखा हुआ है अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो इंटरेस्ट रेट टाप जाएगा, मतलब आगे क्रॉस कर जाएगा 6% से भी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करेगा जितना कि कॉमर्शियल नेशनलाइज बैंक अपना लोन देते हैं और उसके चार्ज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कूदेगा, ठीक है। अब 34 की एक्सप्लेनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 34 का 2 हम पढ़ेंगे, वेयर सच अ डिक्री साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट, जहाँ डिक्री आ गई है पर डिक्री इंटरेस्ट के लिए उसने कुछ रिलीफ नहीं दे रखा, वो साइलेंट है, शांत है, ऑन सच प्रिंसिपल सम, और उस प्रिंसिपल सम को बस दिलाया हुआ है, बस उस प्रिंसिपल सम पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिलाया हो, तो क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट और सच उस डिग्री जब से वो डिग्री आई है या फिर जहाँ वो प्रिंसिपल सम की पेमेंट हो रही तब तक भी कोई इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला कोर्ट ने। द कोर्ट शैल बी डीम टू हैव रिफ्यूज सच इंटरेस्ट, तो माना जाएगा कि अदालत ने आपके जो प्रिंसिपल सम आपको दिलाया है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं दिलाया, अदालत ने आपको इंटरेस्ट दिलाने से रेफ्यूज कर दिया है। एंड अ सेपरेट सूट देयरफॉर शैल नॉट लाई, अब बार लगा दी है, इसने प्रिक्लूड कर दिया है, अगर प्रिंसिपल सम आपको मिल गया है और कोर्ट ने इंटरेस्ट देने से आपको रेफ्यूज कर दिया है तो इंटरेस्ट लेने के लिए आप कोई अलग से कोई और दावा नहीं डाल सकते, यह 34 के 2 ने स्पेसिफिकली बार लगा दिया है, प्लेंटिफ के ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है, अगर कोर्ट ने रेफ्यूज कर दिया तो। अब सेक्शन 35 हम पढ़ेंगे, कोस्ट हम पढ़ेंगे 35 का 1, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्रिप्शन जो रहेगा उसको तो आप ध्यान में रखना, आगे पढ़ो। एंड द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स, और कोई अन्य कानून देखो प्रोविजन है, कोई कोस्ट से रिलेटेड कोई कानून आता है उसको भी ध्यान में रखना, आगे पढ़ो। द कोस्ट ऑफ एंड इंसिडेंट ऑफ टू ऑल सूट शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, जो कोस्ट उस मुकदमे में दीवानी मुकदमे में लगाएगी तो किसके डिस्क्रिप्शन पे रहेगी, अदालत के डिस्क्रिप्शन पे रहेगी, सिविल जज जूनियर डिवीजन के, सिविल जज सीनियर डिवीजन के, कोर्ट ऑफ सेशन के डिस्क्रिप्शन पे रहेगी, ठीक है। And the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid, और कोर्ट जो डिसाइड कर रहा है सूट को उसके पास पूरी पावर रहेगी क्या डिसाइड करने की, क्या तय करने की कि कौन कोस्ट देगा और किसके द्वारा कोस्ट ली जाएगी और कौन सी प्रॉपर्टी से, अगर नहीं दे रहा है कोई व्यक्ति की तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी से कोस्ट वसूली जाएगी, ठीक है।
टू वट एक्सटेंड सच कोस्ट आर टू बी पेड, और किस हदों तक वह कोस्ट पे की जानी है, एंड टू गिव ऑल नेसेसरी डायरेक्शंस फॉर द पर्पसेज ऑफ ऑफर सेड, और ऐसी कोस्ट को वसूल करने के लिए जितने भी निर्देश दे सकती है कोर्ट, वह कोर्ट की पावर रहेगी, तो बिल्कुल निर्देश दे सकती है, पूरी खुली पावर दी हुई है अपने कोस्ट। अगर जो पार्टी फॉल्ट है जिसकी वजह से लिटिगेशन अराइज हुई, पहले ही अगर वो कह देता सूट फाइल होती कि सर हाँ मैंने गड़बड़ी की है, नहीं पहले तो नहीं कह रहा लेकिन सूट को कंटेस्ट कर रहा है, तो अब द पार्टी एट फोल्ड कौन है, पार्टी एट फोल्ड, किसी वजह से लिटिगेशन ज़्यादा बढ़ी तो उससे कोस्ट ली जाएगी, ठीक है। और कह रहा है उसके लिए पूरे घोड़े दुड़ा दिए जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी से भी कोस्ट वसूल कर ली जाएगी अगर वो नहीं देता है तो। द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई द सूट, एक तथ्य की अदालत के पास तो कोई क्षेत्रफल नहीं है दीवानी मुकदमे को डिसाइड करने निर्णय लेने के लिए। शैल बी नो बार टू द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर, तो वह कोई बार नहीं लगाएगा, क्या किस पर, कि कोस्ट वसूलने की पावर पर कोई बार नहीं लगाएगा। मान के चलिए गुड़गांव के कोई कोर्ट में मुकदमा फाइल हुआ था और डिफेंडेंट ही उस पर पार्टी एट डिफॉल्ट था, उसकी वजह से लिटिगेशन बहुत ज़्यादा और उसमें आ गई थी, लाइमलाइट में आ गई थी। अगर वो डिफेंडेंट चाहता तो पहले दिन ही कह सकता था आगे कि सर मेरी कोई गलती नहीं है और मैं मानने के लिए रेडी हूँ प्लेंटिफ का क्लेम, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, कॉन्टेस्ट किया सूट को और लड़ा प्लेंटिफ के सूट को, ठीक है। अब लेकिन जो डिफेंडेंट है जो गुड़गांव में आके लड़ा सूट को, उसकी प्रॉपर्टी है सारी राजस्थान में, और कोस्ट कोर्ट ने लगा दी उस पर 50,000 रुपये लगा दिया है, अब वो पैसे देने को लिए रेडी नहीं है, तो क्या, तो उसकी राजस्थान की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है कोस्ट वसूलने में, बिल्कुल हो सकती है। और अगर गुड़गांव का कोर्ट राजस्थान के किसी कोर्ट में ये भेज देगा कि उस प्रॉपर्टी से कोस्ट हमको वसूल करके दीजिए, तो राजस्थान के कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन आ जाएगी। तो यही कह रहा है लेटर पार्ट, यही क्लियर कर रहा है कि कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है, यह आधार नहीं होगा कि वह अपनी इस कोस्ट वसूलने की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बिल्कुल हो सकती है। यह 35 का 1 हुआ, 35 का 2। वेयर द कोर्ट डायरेक्ट एनी कोस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट, जहाँ कोर्ट ने बता दिया, जहाँ कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, क्या डायरेक्शंस दे दी, क्या निर्देश दे दिए कि ये कोस्ट फॉलो नहीं करेगी इवेंट को, जो इवेंट आगे आने वाला है, जो अगली डेट पे आने वाला है, वो होकर ही रहेगा। ये कोस्ट पे हुई है नहीं हुई है, वो होकर ही रहेगा, ठीक है। द कोर्ट से स्टेट इट्स रीजन इन राइटिंग, तो कोर्ट ऐसा बोलने पर अपने लिखित में स्पीकिंग ऑर्डर बोलेगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अगली हियरिंग बिना कोस्ट पे करे भी हो जाएगी, तो कोर्ट अदालत उस विषय में अपने स्पीकिंग ऑर्डर भी लिखेगा। तो यह हमारा हुआ सेक्शन 35। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 35A जो कि बोलता है कंपनसेंट्री कोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वैक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंसेज। तो कंपनी भुगतान जनक कोस्ट दिला दी जाएगी, किस विषय में, किस संदर्भ में, अगर किसी वादी ने कोई क्लेम डाला है और वो झूठा है और वो वैक्सेशियस है, या वो किसी डिफेंडेंट ने अपना डिफेंस ही झूठा रेज किया या फिर वैक्सेशियस रेज किया, तो भुगतान दिलाया जाएगा उनसे, वादी से भी और प्रतिवादी से भी। अब पढ़ेंगे 35 कैपिटल ए का 1, 35 कैपिटल ए 1922 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, इंसर्ट किया गया था। अब 35A का 1 पढ़ते हैं। इफ़ इन एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग्स, किसी सूट में, किसी वाद में और किसी अन्य प्रोसीडिंग मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, अपील में भी, इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स बट एक्सक्लूडिंग एन अपील और रिवीजन, तो इसमें अन्य अदर प्रोसीडिंग में मैंने अपील बोल दिया था अपील बोल दिया, पर इसमें अपील नहीं है, इसमें है ओनली एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। अदर प्रोसीडिंग मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो ऑर्डर 21 की होती है, बट एक्सक्लूडिंग एन अपील और रिवीजन, बस इसमें क्या नहीं है, अपील और रिवीजन नहीं है। एनी पार्टी ऑब्जेक्ट्स टू द क्लेम और डिफेंस, कोई भी पार्टी आपत्ति उठाती है किस पे, कोई क्लेम उठाए, कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिफेंस उठाए, ऑन द ग्राउंड दैट क्लेम और डिफेंस और एनी पार्ट ऑफ इट, किस ग्राउंड पर कि ये क्लेम जो ये दावा है या फिर इसके जुड़ा हुआ कोई डिफेंस है, ये प्रतिवादी ले रहा है, ये क्या है, या एनी पार्ट ऑफ इट, या इस क्लेम का कोई भाग है, इस डिफेंस का कोई भाग क्या है, एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर, जो आपत्ति उठा रहा है उसके विरुद्ध क्या है वो, फॉल्स और वैक्सेशियस टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी बाय होम इट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड, वो जिसने आपत्ति उठाई उसको लगता है कि यह इस पार्टी ने जिसने यह क्लेम और डिफेंस उठाया है यह झूठा है, बिल्कुल वैक्सेशियस है, और इसको भी नॉलेज है कि ये झूठा और वैक्सेशियस है, तो क्या होगा पुट फॉरवर्ड एंड इफ, और अगर तो देर आफ्टर, अगर उसके बाद ऑब्जेक्शन आपत्ति उठाने के बाद, एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर, वो जो मैं आपत्ति उठा रहा हूँ मेरे प्रति वह झूठा है और इसको भी पता है, जो ये डिफेंस कर रहा है, क्लेम कर रहा है, सच क्लेम और डिफेंस इज डिसअलाउड, अगर आगे जाकर सूट में आगे जाकर वह क्लेम और या डिफेंस जो प्रतिवादी का डिफेंस था वो डिसअलाउड, ना मंजूर हो जाता, तो क्या होगा, एबेंडेंट, या वही उसको वो एबेंडेंट कर देता, मतलब छोड़ देता, लावारिस कुछ नहीं करता, और विड्रॉन, या वो अपने सूट को वापस निकाल देता, विड्रॉ कर लेता है, जो कि ऑर्डर 23 में होता है। इन होल और इन पार्ट, या तो पूरे को सूट को निकाल लेता है या कुछ भाग को निकाल लेता है, जो कि फॉल्स और झूठा था, पहले तो लगा दिया फॉल्स और झूठा क्लेम, अब बाद में निकालता घूम रहा, क्यों निकालता घूम रहा, आगे पढ़िए, इसकी वजह से द कोर्ट इफ इट सो थिंग्स फिट, अगर कोर्ट उचित लगता है कोर्ट को तो करे, मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन, तो अपने रीजन्स रिकॉर्ड करे, कारण रिकॉर्ड करेगी, फॉर होल्डिंग सच क्लेम की उस क्लेम को होल्ड कर लेगा, पकड़ लेंगे, और डिफेंस टू बी फोर्स ऑफ एक्सेसियस, अपने कारण रिकॉर्ड करेंगे, और क्या उसको होल्ड कर देंगे,
उस क्लेम को फोर्स और वेक्सेशियस होल्ड कर देंगे उस डिफेंस को कि ये झूठा है। मेक एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ द टू द ऑब्जेक्टर, और जिसने आपत्ति उठाई थी कि ये फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम और डिफेंस है, तो उस आपत्ति उठाने वाले को क्या कुछ भुगतान दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, बाय द पार्टी बाय होम सच क्लेम और डिफेंस हैज बीन पुट फॉरवर्ड, और वो पार्टी देगी जिसने वह झूठा क्लेम और झूठा डिफेंस पुट फॉरवर्ड किया था, आगे रखा था कोर्ट में, ऑफ कोस्ट बाय वे ऑफ कंपनसेशन, और कोस्ट का ऑर्डर पेमेंट के हो जाएंगे और किसकी तरह, भुगतान की तरह। तो यह हमारा 35 कैपिटल ए का 1, अब 35 कैपिटल ए का 2, नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज़, तो किसी भी हालत में कोई भी अदालत 3000 रुपये से ऊपर भुगतान नहीं दिलाएगी किसको, ऑब्जेक्टर को, और एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ पेक्यूनरी जुडिक्शन विच एवर अमाउंट इज लेस, या फिर एक अदालत की पेक्यूनरी जुडिक्शन ही 2000 रुपये की है तो उससे ऊपर भी 2000 रुपये से ऊपर भी नहीं दिलाएगी। सेक्शन में 35 कैपिटल ए के 2 में 3000 लिखा हुआ है, पर उसकी पेक्यूनरी जुडिक्शन ही 2000 रुपये है तो वो 2000 रुपये से ऊपर कोस्ट नहीं दिलाएगी ऑब्जेक्टर को। तो पहले की अदालतों में, अब तो 20-20 लाख 1-1 करोड़ हो चुकी है पेक्यूनरी जुडिक्शन, लेकिन पहले की अदालतों में 1908 का कोड है, तो पहले की अदालतों में 2-2 हज़ार 1500 रुपये ही पेक्यूनरी जुडिक्शन होती थी एक सूट की, ठीक है। तो अगर 2000 रुपये तो 2000 दिलाएगी, 3000 नहीं दिलाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 35 कैपिटल ए का 2 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट वेयर द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एक्सरसाइज द जुडिक्शन ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, कह रहा है कोई पेक्यूनरी जुडिक्शन जो अपनी कोई पेक्यूनरी जुडिक्शन किसी अदालत की जो पैसे से संदर्भित जुडिक्शन किसकी, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज की है, अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज एक्ट, और किसके तहत है, प्रोविजनल स्मॉल कॉजेज के एक्ट है, कोर्ट एक्ट्स के तहत है 1887, और अंडर द कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट और लॉ आर लेस देन 250 रुपीज़। अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज की पेक्यूनरी जुडिक्शन 250 रुपये से भी कम है तो क्या होगा, The High Court may empower such court to award as cost under this section an amount not exceeding 250 rupees and not exceeding those limits by 100 rupees। तो 100 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक हाई कोर्ट उन्हें रिकॉग्नाइज कर देगी, उन्हें पावर दे देगी। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज आप भी 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की कोस्ट लगा सकते हैं फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम में, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के ऊपर था, इतना जरूरी नहीं है प्रोवाइजो। अब इसका प्रोवाइजो 2 पढ़ते हैं, 35 ए का 2 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइड फॉर दैट द हाई कोर्ट में लिमिट द अमाउंट विच एनी कोर्ट और कोर्ट ऑफ क्लास ऑफ कोर्ट्स इज एम्पावर टू होल्ड एज कोस्ट अंडर दिस सेक्शन। और कह रहा है हाई कोर्ट अगर उस अमाउंट को 2-3 हज़ार रुपये अमाउंट लिखा हुआ है इस सेक्शन में, उसको लिमिट भी कर देगी, मतलब कंट्रोल भी कर देगी। 3000 यूँ नहीं है कि 3000 ही दो, उसको 1500 भी कर देगी, 500 भी कर देगी, 700 भी कर देगी, 200 भी कर देगी, लिमिट कर देगी, ठीक है। अब 35 ए का 3, नो पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बाय रीजन देयरऑफ बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी क्रिमिनल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लेम और डिफेंस मेड बाय हिम। अब ये मत समझना कि किसी व्यक्ति ने झूठा क्लेम और डिफेंस कोर्ट में फाइल कर दिया था दीवानी मुकदमे में, तो अब उसको वो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाएगा कि तूने ऐसा क्यों किया, नहीं बचेगा बिल्कुल भी। ये सेक्शन 35 यह नहीं कह रहा कि अब उसने फॉल्स और वेक्सेशियस उसने केस डाल दिया था, अब उसको कोई फौजदारी मुकदमा उस पर फाइल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है कि उसने उस व्यक्ति को झूठा फंसाया, झूठा उसके ऊपर क्लेम किया, अब उसके ऊपर क्रिमिनल आईपीसी के तहत भी या कोई और अन्य कानून है पिनल लॉ उसके तहत भी धारा उसके तहत भी केस दर्ज हो सकता है। यही हमारा 35 कैपिटल ए का 3 कह रहा है। अब 35 कैपिटल ए का 4, द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स or defense shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defenses। अब कह रहा है जो ये अमाउंट दे दिया है कोर्ट ने 35 ए में, 35 कैपिटल ए में कोर्ट ने 3000 रुपये तक का कोस्ट दे दिया है किसको, ऑब्जेक्टर को। अब वो कोई बाद में जाके एक लॉ ऑफ टोर्ट्स में भी जो लॉ ऑफ टोर्ट्स में भी कोई डैमेजेस का केस डालने वाला है, तो वह कोर्ट उस केस को डिसाइड करते वक्त जो यह इसमें 35 कैपिटल ए में जो अमाउंट दिया था कोर्ट ने ऑब्जेक्टर को, उसको भी ध्यान में रखेगी। बस इतनी सी बात करें 35 कैपिटल ए का 4। अब यह 35 कैपिटल ए खत्म होता है। 35 कैपिटल बी, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस्ट फॉर कोजिंग डिले। कोस्ट लगेगी कि आप सिविल प्रक्रिया की कार्रवाई में देरी कर रहे हो, कुछ काम आपको आज करना था, आप 10 दिन लगा रहे हो, डेट पे डेट ले रहे हो, तो वो नहीं होगा। तो सेक्शन 35 कैपिटल बी हम पढ़ेंगे, 1976 अमेंडमेंट एक्ट सीपीसी के ऐड हुआ था। तो 35 कैपिटल बी का 1, इफ ऑन एनी डेट फिक्स फॉर द हियरिंग ऑफ द सूट और फॉर टेकिंग एनी स्टेप देयरिन अ पार्टी टू द सूट। अगर कोई डेट तारीख फिक्स हो जाती है सूट की दीवानी मुकदमे की सुनवाई के लिए, और फॉर टेकिंग एनी स्टेप या कोई आगे कदम उठाने के लिए उस तारीख पर, देयरिन अ पार्टी टू द सूट, और सूट की कोई भी पार्टी कोई भी दल क्या करता है, ए फेल्स टू टेक द स्टेप विच ही वॉज रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस कोड टू टेक ऑन दैट डेट, कि जो कदम उठाने के लिए बोला था, तो कोर्ट ने नेक्स्ट प्रोसीडिंग की जो तारीख दी थी उसमें बोला था कि प्लेंटिफ की गवाही होगी, प्लेंटिफ के एविडेंसेस होंगे, तो प्लेंटिफ आप अपनी गवाह को लेके आना, ठीक है, जो आपने लिस्ट फाइल करी होगी, विटनेस लिस्ट फाइल करी हुई है, और गवाह और जो प्लेंटिफ है वो अगली तारीख पर अपने गवाहों को नहीं लेके आता है, तो क्या उसने अगला स्टेप होने में देरी की, विलम्ब किया, तो उसको कोस्ट लगेगी। बी, obtain एन एडजॉर्नमेंट फॉर टेकिंग सच स्टेप और फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंस और ऑन अदर ग्राउंड।
एडजॉर्नमेंट एक तारीख ले लेता है, प्लेंटिफ या प्लेंटिफ का वकील, डिफेंडेंट या डिफेंडेंट का वकील जो उसे कोई कार्रवाई करनी थी, जो अगली डेट जो हियरिंग की कोर्ट ने लगाई थी उस पर वह कार्रवाई नहीं करता है और एडजॉर्नमेंट ले लेता है, उस पर भी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। द कोर्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, कोर्ट अदालत कारण रिकॉर्ड करेगा। मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पार्टी टू पे टू द अदर पार्टी, तो वो पार्टी जो देरी कोज कर रहा है, डिले कोज कर रहा है, वो दूसरी पार्टी को क्या पे करेगी, सच कॉस्ट एज वुड इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, उतने पैसे उतनी कॉस्ट पे करेगी जितना कोर्ट की राय में, अदालत की राय में क्या है, बी रीजनेबली सफिशिएंट टू रीइंबर्स द अदर पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन कोर्ट, और जिस दिन उस पार्टी को अदालत में आने में जितना भी खर्चा हुआ, जो अपोजिट पार्टी जिसको वो कॉस्ट देगा डिले करने वाली पार्टी, जितना भी उस दिन उस पार्टी को खर्चा हुआ, भाई वो नौकरी नहीं दे पाया, भाई वो ट्रेन में बैठ के आया, वो बस में बैठ के आया, सारा कॉस्ट देना पड़ेगा उस जो डिले कर रहा है उस पार्टी को, किसको, ऑब्जेक्टर को देना, मतलब उसको अपोजिट पार्टी को देना पड़ेगा जो कि डिले नहीं कर रहा था, वो तो अपनी प्रोसीडिंग को सुनने आया था, लेकिन मेन काम किसका था, उस व्यक्ति का था जिसको एक्ट करना था, जिसको कोई स्टेप लेना था, कोई कार्रवाई करनी थी, अपनी गवाही प्रोड्यूस करना थी, पर नहीं कर रहा, डिले कर रहा, तो कॉस्ट देगा अपोजिट पार्टी को, और कितनी देगा, एंड द पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट ऑन द डे नेक्स्ट फॉलोइंग द डे ऑफ सच ऑर्डर शैल बी कंडीशन प्रेसिडेंट टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ, अगर, और क्या बोल रहा है लेटर पार्ट में 35B के लेटर पार्ट में क्या बोल रहा है, और जो कॉस्ट के देने के लिए अपोजिट पार्टी को ऑर्डर हुआ था वह कॉस्ट कंडीशन प्रेसिडेंट होगी, पहले कॉस्ट मिलेगी उसके बाद ही कोई प्रक्रिया फिर आगे चालू होगी उस दीवानी मुकदमे की, यह बोल रहा है, ठीक है 35B। अब ए द सूट बाय द प्लेंटिफ वेयर द प्लेंटिफ वाज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट, अगर सूट प्लेंटिफ ने डाला था और प्लेंटिफ को कॉस्ट देने के लिए बोला है तो पहले प्लेंटिफ कॉस्ट पे करेगा, उसके बाद ही कोई आगे की प्रक्रिया चलेगी। बी द डिफेंस बाय द डिफेंडेंट वेयर द डिफेंडेंट वाज ऑर्डर टू पे द कॉस्ट, तो डिफेंस आगे का वो तब लेगा जब पहले प्लेंटिफ को कॉस्ट पे कर देगा, तभी वो आगे की कार्रवाई चलाएगा डिफेंडेंट, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। अब 35 कैपिटल बी का 2 पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1, जो कॉस्ट के ऑर्डर हुए हैं सबसेक्शन 1 में 35B के पे करने के लिए, शैल नॉट इफ पेड, तो शैल नॉट मैंडेटरी, अगर इफ पेड अगर पे कर दी गई है, बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अवार्ड इन द डिक्री, यह कॉस्ट जो डिक्री में कॉस्ट अवार्ड होने वाली है उसमें इंक्लूड नहीं होगी, एक्सक्लूड होगी, जो ये कार्रवाई के बीच में ये कॉस्ट लगाई गई ये एक्सक्लूड होगी, और जो मेन डिक्री आएगी उसमें जो कॉस्ट लगाई जाएगी वो अलग होगी, यह अलग होगी, ठीक है। यही कह रहा हमारा 35B का 2। बट इफ सच कॉस्ट आर नॉट पेड, अगर यह कॉस्ट पेड नहीं होती जो बीच में बोला गया था, कुछ स्टेप लेने थे पर नहीं किए, तो अ सेपरेट ऑर्डर शैल बी ड्रॉन अप इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट एंड द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन बाय हुम सच कॉस्ट आर पेएबल एंड इन द ऑर्डर टू ड्रॉन अप शैल बी एग्जीक्यूटेबल अगेंस्ट सच पर्सन, तो डिक्री के टाइम पे एक सेपरेट ऑर्डर निकाल दिया जाएगा कि ये डिक्री के साथ वाली कॉस्ट नहीं है, एक सेपरेट ऑर्डर निकाल दिया जाएगा कि प्रक्रिया के बीच में हमने ये कॉस्ट लगाई थी और यह इस व्यक्ति ने प्लेंटिफ डिफेंडेंट ने पे नहीं की थी, तो वह उसके प्रति एक ऑर्डर पास हो जाएगा कि अब ये कॉस्ट कौन व्यक्ति पे करेगा, उसका नाम लिखा जाएगा, उसका पता लिखा जाएगा और उस कॉस्ट को फिर एग्जीक्यूट भी किया जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा हुआ यहाँ पे सेक्शन 35 कैपिटल बी कंप्लीट, जो कि 1976 CPC की अमेंडमेंट से लाया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है ये, लेकिन प्री में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट 2 एग्जीक्यूशन करने वाले हैं कि एग्जीक्यूशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 36 टू सेक्शन 74 दिया गया है, सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 74 तक। अब हमारे सेक्शन 36 से लेकर जितने भी आगे फर्दर होते हैं उतने मैं देखूंगा, नहीं तो अभी हमारे पास आधा घंटा है, आधे घंटे तक और पढ़ाऊंगा और फिर हमारे अब 36 से देखें कंटिन्यू करेंगे और जहाँ तक होते हैं एग्जीक्यूशन में वो देखेंगे। सेक्शन 36 एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, अब कैसे एप्लीकेशन लगी ऑर्डर्स में, जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए उनमें द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, जो CPC के प्रोविजंस हैं जो किससे रिलेट कर रहे हैं, किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन होनी है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट अंडर अ डिग्री, और क्या प्रोविजन है उसमें इंक्लूड कर लो, कोई डिग्री के अंतर्गत पेमेंट मिलनी है किसी व्यक्ति को, वो भी शैल मैंडेटरी सो फार एज दे आर एप्लीकेबल टू बी डीम टू अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, तो माना जाएगा वो डीम टू अप्लाई किसको करें, ऑर्डर्स पर भी अप्लाई हो रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज के जो ऑर्डर्स थे, जो प्रोविजंस थे, वो ऑर्डर्स पे भी अप्लाई हो रहे हैं। ये 36 सेक्शन 36 ऑर्डर्स को जान दे रहा है, ठीक है। इंक्लूडिंग पेमेंट अंडर एन ऑर्डर, और कोई ऑर्डर के अंतर्गत कोई पेमेंट के ऑर्डर हुए हैं, किसी पैसे देने के लिए बोला है और ऑर्डर ग्रांट किया है, कोई डिक्री ग्रांट नहीं की है, अभी फाइनल डिक्री नहीं आई है, कोई बीच में सिविल प्रक्रिया के बीच में कोई ऑर्डर निकाल दिया है कि पैसे देने हैं, तो वह ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। और वो ऑर्डर 21 में होता है, और सेक्शन 36 जो पैटर्नल अथॉरिटी का वह जान दे रहा है कि सिर्फ आप एग्जीक्यूशन डिक्री का ही नहीं करवा सकते, आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स का भी करवा सकते हो जिसमें आपको पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो यह 36 हुआ। अब सेक्शन 37 डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिक्री, तो उस कोर्ट को बता रखा है वह अदालत जो कि डिक्री पास करती है, जिसने की डिक्री पास की उसकी डेफिनेशन दे रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 37 का
सेक्शन 37 का पढ़ते हैं अब हम। द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास द डिग्री, यह एक्सप्रेशन द कोर्ट विच पास द डिग्री, जिस अदालत ने डिग्री पास की वो क्या कहलाएगी। और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, या इसी संदर्भ में कोई शब्द है वो शैल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, शैल मैंडेटरी है अगर किस संदर्भ में कोई एग्जीक्यूट होनी है कोई डिग्री उस संदर्भ में, अनलेस एक्सेप्शन क्या, देयर इज एनीथिंग रेपुग्नेंट, अगर कुछ अपोजिट हालात दिखाई जाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो यह है इन द सब्जेक्ट और कंटेस्ट तो क्या है बी डीम टू इंक्लूड। तो कोर्ट विच पास द डिग्री, अगर कुछ अपोजिट हालात दिखाई जाते हैं तो वह मानना, नहीं तो यह मानना, क्या मानना, बी डीम टू इंक्लूड, तो वह कोर्ट क्या होगा ए। Where the decree to be executed has passed in the exercise of the appellate jurisdiction, the court of first instance. Where the decree is to be executed has passed in the exercise of appellate jurisdiction. जो डिग्री पास हुई है कोई एपेलेट कोर्ट में कोई डिग्री पास हुई है तो कोर्ट विच पास द डिग्री अब कौन सी होगी, ट्रायल कोर्ट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जहाँ पे प्रोसीडिंग चालू हुई थी, ठीक है। बी वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, अब जिस कोर्ट ने डिग्री पास की थी वह अस्तित्व में नहीं है, वह वहाँ से हटाया जा चुका है, तो और टू हैव जुरिडिक्शन टू एग्जीक्यूटिव, या उसके पास जुरिडिक्शन होती तो द कोर्ट विच इफ द सूट्स वेर इन द डिग्री वॉज पास्ड, तो कोर्ट अब जहाँ सूट डलेगा, अब जहाँ जिस कोर्ट में मुकदमा डलेगा तो उसी कोर्ट को मान लेना, अब वो है द कोर्ट विच पास द डिग्री, ठीक है। The court which if the suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making the application for the execution of the decree would have jurisdiction to try the suit। अब मान लेना कोई पहले गुड़गांव का कोर्ट था, एक सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 का, जिसके पास बादशाहपुर इलाके की पूरी जुरिडिक्शन आती थी। अब उस कोर्ट में कोई डिग्री एग्जीक्यूट करवानी है, अब वह कोर्ट देखा 2 साल बाद, अब डिग्री एग्जीक्यूट करवाने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 साल होता है, अब 2 साल बाद जाके देखा डिग्री होल्डर ने कि जो बादशाहपुर वाला सिविल जज जूनियर डिवीजन वाला कोर्ट था वो तो है ही नहीं, अब मैं कौन से कोर्ट में अपनी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगाऊंगा। तो जब अब जहाँ देखा जाएगा कि अब बादशाहपुर इलाके के मुकदमे कौन से कोर्ट में डल रहे हैं, तो मान के चलिए अब बादशाहपुर इलाके के सिविल जज जूनियर डिवीजन 5 की कोर्ट में डल रहे हैं, तो उसके पास अब एप्लीकेशन मेड होगी एग्जीक्यूशन की, तो मान लिया जाएगा द कोर्ट विच पास द डिग्री, अब वो वाला कोर्ट है सिविल जज जूनियर डिवीजन 5 वाला कोर्ट है। तो यह कहता है हमारा सेक्शन 37 के दोनों ऊपर वाले ए और बी। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। The court of first instance does not cease to have jurisdiction to execute a decree merely on the ground that after the institution of the suit wherein the decree was passed or after the passing of the decree any area has been transferred from the jurisdiction of that court to the jurisdiction of any other court, but in every such case such other court shall have also jurisdiction to execute the decree if at the time of making the application of the execution of the decree it would have jurisdiction to try said suit। तो इसमें बोला गया है, सिर्फ यह बोल रहा है द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस डज नॉट सीज टू हैव जुरिडिक्शन, जिस कोर्ट ने डिग्री निकाली थी वो मत मानना कि उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है, खत्म हो गई। क्यों नहीं मानना, टू एग्जीक्यूट अ डिग्री, वह भी डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकता है, बस यह नहीं मानना कि उसके पास जुरिडिक्शन खत्म होगी। क्यों, मियरली ऑन द ग्राउंड एट, सिर्फ इस आधार पर कि आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, की सूट के डलने के बाद, वेर इन द डिग्री वॉज पास, जहाँ डिग्री पास होने वाली है उस कोर्ट में सूट डल गया है, और आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्री, या डिग्री के पास हो जाने के बाद, एनी एरिया हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द डेट कोर्ट, कि उस कोर्ट के कोई जो एरिया था जिसके अंतर्गत प्लेंटिफ का सब्जेक्ट मैटर वो इमूवल प्रॉपर्टी या कुछ भी वह था, अब वहाँ वो जुरिडिक्शन उस कोर्ट में नहीं लगता, तो क्या कह रहा है, डेट कोर्ट और द जुरिडिक्शन टू एनी अदर कोर्ट, और वो एरिया अब किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में भेज दिया गया है। बट इन एवरी सच केस सच अदर कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन, अब उस कोर्ट की जुरिडिक्शन पैदा हो जाएगी। ये मत मानना कि आपने सूट तो सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 के पास डाला था क्योंकि आपका क्षेत्रफल सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 के कोर्ट में लग रहा था, लेकिन अब बाद में वह एरिया जो आपका एरिया था वह सिविल जज जूनियर डिवीजन 3 के पास 2 के पास चला गया है, तो यह मत मानना कि अब 1 की जुरिडिक्शन नहीं है, बिल्कुल है, और 2 की भी जुरिडिक्शन है, यह कह रहा है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इट वुड हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई द सेड सूट, और मतलब यह कह रहा है कि आप जब एप्लीकेशन डिग्री आने के बाद एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री मेड करते हो तो किसके पास जुरिडिक्शन है, सिविल जज जूनियर डिवीजन 2 के पास आपकी डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने की जुरिडिक्शन है ना, तो मान के चलना वो आपका कोर्ट है, वो भी आपका कोर्ट विच पास द डिग्री में आता है। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देती है, ठीक है। अब सेक्शन 38 हम पढ़ेंगे पैटर्नल अथॉरिटी का। कोर्ट बाय विच डिग्री में भी एग्जीक्यूटिव, वो अदालत जो कि डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, अ डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड ईदर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट, तो डिग्री को कौन एग्जीक्यूट करवा सकता है, एग्जीक्यूट मतलब करने का, एक डिग्री को एग्जीक्यूट करने का मतलब मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। भाई आपने कोई मुकदमा फाइल किया मनी रिकवरी का, आपको किसी से पैसे लेने थे, आपके पास आपके फेवर में कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, ये लीजिए मिस्टर एक्स या मिस्टर ए हम आपको ये आपके फेवर में ये फैसला हुआ, ये हम आपको लिखित ऑर्डर दे रहे हैं, अब आप जब मर्जी आ जाना। अब क्या करेगा वो मिस्टर ए, क्या करेगा, उसको तो एक पेपर दे दिया, वो बोलेगा सर मेरे को तो पैसे चाहिए थे, आप मेरे को पेपर दे रहे हो, तो इसी में अब वो मिस्टर ए क्या करेगा, इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। अब कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा ऑर्डर 21 के तहत और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चालू करवाएगा कि भाई
ये ऑर्डर आपने दे दिया, मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को हार्ड कैश दिलाओ, तो और तब कोर्ट में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चलती है जिसके द्वारा एग्जीक्यूट होता है सब कुछ। अब उसको जजमेंट लेटर की प्रॉपर्टी वगैरह अटैच होती है, अब उसकी सारी संपत्ति अटैच होती है और पैसे उससे दिलाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क वगैरह करके बेच उसके या उसको जेल में भिजवा के दिलाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। ठीक है, तो 38 हम पढ़ रहे थे, सेक्शन 38 पे टर्न होती है, डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड इधर बाय द कोर्ट विच पास इट। तो डिक्री को कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? या तो वही कोर्ट जिसने डिक्री को मेड किया था, पास किया था, और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंड फॉर एग्जीक्यूशन, या वो वाला कोर्ट भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है जिसको वो एग्जीक्यूट करने के लिए भेजी गई। और किसने भेजी है? जिस कोर्ट ने वह डिक्री पास की थी। तो मान के चलिए मैं गुड़गांव का नागरिक हूँ, मैंने किसी व्यक्ति जो कि तमिलनाडु का नागरिक है उसके ऊपर केस फाइल किया हुआ था, वह केस मैं जीत चुका हूँ। अब क्या होगा? अब मैं उससे 10 लाख रुपए का एक केस जीत चुका हूँ, तो अब क्या होगा? अब मैं कोर्ट ने तो मेरे को एक पेज का टुकड़ा दे दिया, उसमें ऑर्डर लिख के, उसमें डिक्री लिख के कि आपको 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट दिलाया जाएगा, पर मैं कहूँगा सर मैं इसका क्या करूँ पेज का, मेरे को तो हार्ड कैश चाहिए, मेरे को तो पैसा चाहिए। अब कोर्ट कहेगा अब आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आप लगाओ, ऑर्डर 21 में एप्लीकेशन लगाऊंगा, या कोर्ट या तो वही कोर्ट कर देगा एग्जीक्यूट डिक्री को, जो गुड़गांव वाला कोर्ट है, नहीं तो डिफेंडेंट तमिलनाडु में रहता है या तमिलनाडु वाले कोर्ट को भेज देगा वह एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन की। अब आप डिक्री को एग्जीक्यूट करके दो, तमिलनाडु वाले कोर्ट के पास पूरी अब एग्जीक्यूटिंग पावर आ जाएगी, क्योंकि डिफेंडेंट तमिलनाडु में रहता है तो कन्वीनियंस कहाँ होगी? वहाँ ज़्यादा होगी, तमिलनाडु में ज़्यादा तरीके से, मतलब फुल इफेक्टिवली तरीके से उस पैसे को दिलाया जा सकता है, तो वहाँ भेज देगा, तो वो भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहलाया जाएगा। तो यही हमारा सेक्शन 38 कहता है। अब सेक्शन 39 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 39 यह पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ डिक्री। अब डिक्री का ट्रांसफर कैसे होगा? 39 का 1, द कोर्ट विच पास द डिक्री में, अब जिस अदालत ने डिक्री पास करी थी वो क्या करेगी? में उसकी पावर है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। तो डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा, पत्र लगाएगा। डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में एक डिक्री, जिसके फेवर में कुछ बातें एक सूट में हेल्ड की गई हैं और वह डिक्री होल्डर हो जाता है। तो अब वो एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में, सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। तो वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की थी वो एप्लीकेशन, डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन लगाने के बाद कहाँ भेज देगी उस डिक्री को? एक अनदर कोर्ट। मैंने गुड़गांव की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, गुड़गांव की कोर्ट ने उठा के एप्लीकेशन को, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को कहाँ सेंड कर दिया? तमिलनाडु कोर्ट में। तो अब क्या होगा? ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। पर वो जो तमिलनाडु वाला कोर्ट होना चाहिए वो भी सिविल कोर्ट ही होना चाहिए और सक्षम जुरिडिक्शन का होना चाहिए। मतलब सक्षम जुरिडिक्शन मतलब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी उसके पास होनी चाहिए, पेकुनरी जुरिडिक्शन भी होनी चाहिए और सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन भी उस तमिलनाडु वाले कोर्ट के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सक्षम कोर्ट होना चाहिए। तो 39 का मनिया हो गया। ए, if the person against whom the decree is passed actually and voluntarily resides or carries his own business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of such other court। तो क्यों दूसरे तमिलनाडु की कोर्ट में मैं डिक्री को भिजवा रहा हूँ एग्जीक्यूशन के लिए, कोर्ट में क्यों एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि तमिलनाडु भेज दीजिए जज साहब? क्योंकि जिसके विरुद्ध डिक्री पास हुई है, मतलब उस डिफेंडेंट के विरुद्ध, तमिलनाडु के उस व्यक्ति के विरुद्ध, जैसे जिसके विरुद्ध मैंने केस जीता है उसके विरुद्ध डिक्री पास हुई और वो कहाँ रहता है? वो उसका निवास स्थान तमिलनाडु में है, उसका निवास, वो व्यापार तमिलनाडु में करता है या फिर वो अपने लाभ के लिए कार्य तमिलनाडु में करता है, और लोकल लिमिट्स और उस तमिलनाडु की जुरिडिक्शन जहाँ उस तमिलनाडु का जो कोर्ट है उसके क्षेत्रफल में वे काम कर रहा है, तो इसलिए वहाँ भिजवाई जा रही है। ठीक है। बी, इफ सच पर्सन हैज नो प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री। गुड़गांव की कोर्ट में उस तमिलनाडु के व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो भी अब मैं भिजवाऊंगा तमिलनाडु कोर्ट में क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वहाँ है। ठीक है। अब सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिग्री, यहाँ कोई प्रॉपर्टी है लेकिन मेरा अमाउंट 10 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ कोई उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी बस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए तो मैं यहाँ वसूल पालूंगा, लेकिन 9 लाख की एग्जीक्यूशन के लिए तमिलनाडु भेजूंगा। यही भी कह रहा है। सी, इधर डिक्री डायरेक्ट्स द सेल और डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिक्री में क्या डायरेक्शन दी गई, निर्देश दिए गए हैं कि कोई अचल संपत्ति की सेल, उसको बेचना है या फिर उसकी डिलीवरी करवानी है। वो अचल संपत्ति डिफेंडेंट के कब्जे में है, उसकी डिलीवरी किसको दिलानी है? उसको प्लेंटिफ के कब्जे में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को करना है, या कोई डिफेंडेंट के कब्जे में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको बेचना है, और या तो सिचुएट आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास इट, या फिर वो कौन से कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास कर दी उस कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है वह अचल संपत्ति, तो भी तमिलनाडु की कोर्ट में भिजवा दिया जाएगा उस डिक्री को एग्जीक्यूट होने के लिए। डी, इफ द कोर्ट विच पास द डिक्री कंसीडर्ड फॉर एनी अदर रीजन विच इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग। अगर कोर्ट जिसने डिग्री पास की है, गुड़गांव वाले कोर्ट ने जिसने डिग्री पास की है, अगर कोई और अन्य कारण उसको लगता है कि भाई डिग्री को कोई और अन्य कारणों की वजह से तमिलनाडु की कोर्ट में भिजवाना पड़ेगा, तो भेज दी जाएगी वह डिग्री, शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग। और लेकिन जो यहाँ का जो डिग्री जिसने पास की थी वह कोर्ट क्या करेगा, एक कारण अपना लिखित में रिकॉर्ड कर लेगा,
डैट द डिग्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अदर कोर्ट, और कारण में क्या लिखा आएगा कि भाई मेरे अनुसार मेरे मेरे संतुष्टि में ये डिग्री को दूसरे तमिलनाडु वाले कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेजना चाहिए। तो मैं ये गुड़गांव और तमिलनाडु एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये प्लेसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास की थी और जिस कोर्ट को डिग्री भेजने वाली है एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसके लिए मैं डिफरेंट स्टेट्स के और डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत मान के चलिए कि वहीं ट्रांसफ़र होती है वहीं होती नहीं, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी करवा सकते हो, ठीक है। अब 39 का 2, द कोर्ट विच पास द डिग्री मे ऑन मोशन सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। अब कोर्ट जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो अपने मोशन से सो मोटू भी अपनी डिग्री को जो पास की है उसको अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट छोटे कोर्ट को भेज सकती है एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब मान के चलिए कोई कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई गुड़गांव के कोर्ट ऑफ सेशन ने डीजे साहब ने कोई डिग्री पास कर दी, अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में डीजे साहब तो करेंगे नहीं, अब वो सिविल जज जूनियर डिवीजन को अपने जो उसके सबऑर्डिनेट है उनको भेज देते हैं डिग्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और सो मोटू अपने आप भी भेज सकते हैं। तो मान्य है 37 के 39 के 2 में ऐसा भी हो सकता है। अब 39 का 3, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा को समझने के लिए अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। तो मान लीजिए एक कोर्ट सक्षम क्षेत्रफल का कोर्ट, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का कोर्ट कौन सा होता है, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू इट, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डिग्री टू इट, जिस टाइम आप एप्लीकेशन उस कोर्ट में लगा रहे हो, जिस टाइम एप्लीकेशन मतलब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन उस कोर्ट में लगा रहे हो कि मेरी डिग्री को किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करो, तो तब देखिए सच कोर्ट वुड हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई द सूट, उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगी कि आपका जो सूट है वो ट्राई कर सके। इन विच सच डिग्री वॉज पास, जिसमें डिग्री पास हुई थी। तो मान के चलिए कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का कोर्ट कौन सा है, जिसमें आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, उसने तो अपने उस कोर्ट ने तो डिग्री निकाली थी, ठीक है। अब लेकिन जो तमिलनाडु वाला कोर्ट है कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का कोर्ट वही माना जाएगा कि उस टाइम अगर आप तमिलनाडु वाले कोर्ट में अपना ओरिजिनल सूट फाइल करते तो क्या वो उसके पास वो कॉम्पिटेंट होता आपके उसी सूट को सुनने के लिए, तो माना जाएगा वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा 39 का 3। अब 39 का 4, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट, कुछ भी मत मान लेना कि इस सेक्शन में इस धारा में एक अदालत को पावर मिल जाएगी, क्या अथॉरिटी मिल जाएगी क्या, विच पास द डिग्री टू एग्जीक्यूट सच डिग्री अगेंस्ट एनी पर्सन और प्रॉपर्टी आउटसाइड द लोकल इफ इट्स जुरिडिक्शन। बिल्कुल बार लगा रहा है 39 का 4, बिल्कुल बार लगा रहा है उस कोर्ट पे जिसने डिग्री पास की थी कि आप अपनी जुरिडिक्शन में ही डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। आप गुड़गांव के जज साहब तो गुड़गांव की जुरिडिक्शन ही आपके पास डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, लेकिन आप तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश के राज्यों में उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते क्योंकि आपके पास कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आप उसको नहीं करवा सकते और कोई भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करवा सकते या किसी संपत्ति को जो आपकी जुरिडिक्शन से बाहर है उसको अटैच भी नहीं करवा सकते। यह बिल्कुल बाहर लगाई हुई है कोर्ट विच पास द डिग्री, जिसने डिग्री पास की थी उसके ऊपर। तो यह हमारा 39 का 4 हुआ, हमारा सेक्शन 39 पूरा हो गया है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। अब सेक्शन 40 हम पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। डिग्री को ट्रांसफर कर दिया गया है और कहाँ ट्रांसफर किया गया है, दूसरे राज्य में एग्जीक्यूट होने के लिए। वेयर अ डिग्री इज सेंड फॉर एग्जीक्यूशन इन अनदर स्टेट, जहाँ डिग्री को भेजा जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए दूसरे राज्य में। जैसे हरियाणा के सिविल जज ने भेजी डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहा राजस्थान सिविल जज के पास, तो क्या होगा, इट शैल बी सेंड टू सच कोर्ट। तो वह डिग्री वह कोर्ट गुड़गांव हरियाणा वाला कोर्ट ऐसे कोर्ट को भेजेगा एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर, और वो वाला तमिलनाडु वाला कोर्ट उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा एज में भी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट। जो रूल्स उस स्टेट में तमिलनाडु में जो फोर्स में होंगे ना उस रूल्स के हिसाब से अब डिग्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ना कि हरियाणा में जो रूल्स नियम फोर्स में है उस हिसाब से नहीं। अब कोई स्टेट अमेंडमेंट है, सीपीसी तो भाई वो है कॉमन स्टैट्यूट है पूरे इंडिया के लिए। अब मान के चलिए कोई तमिलनाडु में कोई स्टेट अमेंडमेंट है सीपीसी में, तो अब उस हिसाब से वो अमेंडमेंट भी उस व्यक्ति के ऊपर लगेगी, ठीक है। इस हिसाब से हरियाणा में कोई वो स्टेट अमेंडमेंट नहीं है उस अकॉर्डिंग, तो वो नहीं लगेगी। अब जब तमिलनाडु में हरियाणा का मुकदमा भेज दिया गया है डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तमिलनाडु में हरियाणा का मुकदमा भेज दिया गया है तमिलनाडु में, तो अब तमिलनाडु के रूल्स लगेंगे उस व्यक्ति के ऊपर और उस डिग्री की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में। यही कहना चाह रहा हूँ मैं। मान के चलिए यहाँ हरियाणा सीपीसी में यह रूल है कि कोई भी डिग्री जो सरकार के विरुद्ध पास होती है वो 3 महीने से पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। लेकिन तमिलनाडु में क्या रूल है, तमिलनाडु में यह रूल है कि कोई डिग्री जो सरकार के विरुद्ध पास होती है वो 1 साल के अंदर एग्जीक्यूट उसको नहीं करवा सकते। 1 साल 1 दिन पे आप करवा सकते हैं, आपकी राइट 1 साल 1 दिन के बाद बनती है। अगर आपकी डिग्री अनसेटिस्फाइड है तो क्या होगा, तो वह जो अब पास हुआ है जो डिग्री अब वहाँ गया तमिलनाडु में, तो वो 1 साल का पीरियड ही मानना पड़ेगा। डिग्री होल्डर यह नहीं कह सकता कि हरियाणा में दिल्ली में मध्य प्रदेश में 3 महीने का रूल है, नहीं, अब तमिलनाडु का ही आपको मानना पड़ेगा सारा हिसाब किताब, ठीक है। तो यह हुआ हमारा
सेक्शन 40 भी पूरा। अब हम सेक्शन और 2-3 सेक्शन और पढ़ लेते हैं, फिर 1 घंटे की आज वीडियो रहेगी, नहीं तो ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, बहुत देर भी अपलोड होती है, ठीक है। तो हम आज 46 तक तो नहीं यार, 45 तक कर लेते हैं हम। आज हम 45 तक कर लेते हैं और फिर कल मैं प्रीसेप्ट से करवाऊंगा, प्रीसेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम ये 41 से लेके 45 ये सेक्शन और कर लेते हैं। 41 रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। भाई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चली है जजमेंट लेटर के विरुद्ध में, तो क्या रिजल्ट आया है, क्या नतीजे निकले हैं, तो वो सर्टिफाइड होगा, उसमें मोहर लगेगी। 41 द कोर्ट टू विच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन शैल सर्टिफाइड टू द कोर्ट। अब गुड़गांव वाले कोर्ट ने तमिलनाडु के किसी कोर्ट को डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए भेजा था, ट्रांसफर किया था, तो अब वो कोर्ट तमिलनाडु के कोर्ट ने क्या क्या एक्शंस लिए, तो उसके एक्शंस को सर्टिफाई करेगी, ठीक है, to the court which passed it if the fact of such execution or where the former court fails to execute the same circumstances attending such failure। तो दोबारा पढ़ते हैं एक बार। the court to which a decree is sent for execution, एक कोर्ट के पास डिक्री को भेजा गया एग्जीक्यूशन के लिए, shall certify to the court which passed it, तो उस कोर्ट को सर्टिफाई करेगी जिसने उसको भेजा था एग्जीक्यूशन के लिए। क्या सर्टिफाई करेगी, द फैक्ट वह तथ्य ऑफ सच एग्जीक्यूशन, कोई भी तथ्य जुड़ा हुआ किसी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ, और वेयर द फॉर्मर कोर्ट फेल्स टू एग्जीक्यूट द सेम, और वो वाला कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, तो सर्कमस्टेंशियल अटेंडिंग सच फेलियर, तो जो वो कोर्ट है जिसने डिग्री पास की थी वह फेल हो रहा है, उस हिसाब से मतलब डिग्री को नहीं करवा सकता, संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं करा सकता, तो अपने फेलियर के रीजंस भी लिखेगी और वह तथ्य भी लिखकर किसको भेजेगी, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को। यह हुआ हमारा सेक्शन 41 पूरा। अब सेक्शन 42 हम पढ़ेंगे, पावर्स ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री। अदालत की पावर उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने में जो कि ट्रांसफर्ड डिग्री है। अब 42 का 1, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री सेंड टू इट, एक कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट कर रहा है जो उसके पास भेजी गई है, शैल हैव द सेम पावर्स इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री, तो उसके पास वही पावर आ जाएंगी डिग्री एग्जीक्यूट करने में। एज इफ लीगल फिक्शन, कानून का झूठ, लॉ का झूठ, एज इफ लीगल फिक्शन, मान लो इट हैज़ बिन पास बाई इटसेल्फ। अब वो मान लो कि जो ट्रांसफ़र जिसको किया गया है, वो डिग्री जिसको ट्रांसफ़र की गई है, उसी ने ही उस डिग्री को ट्रांसफ़र, उसने उस डिग्री को मेड किया है, उसने ही उस कोर्ट को उस डिग्री को निकाला है, यह मान लो। और हालांकि रियल लाइफ में उसने नहीं निकाला है, हालांकि रियल लाइफ में गुड़गांव के कोर्ट ने डिग्री पास की है, पर उसको डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए भेजी गई है तमिलनाडु कोर्ट में, तो मान लो कि तमिलनाडु कोर्ट ने वह डिग्री निकाली है। यह फैक्ट दे रहा है 42 का 1, ऑल पर्सन डिसओबेइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, हर व्यक्ति जो अनादर कर रहा है और बाधा डाल रहा है, किसमें, किस प्रोसेस में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के प्रोसेस में, शैल बी पनिशेबल बाय सच कोर्ट इन सेम मैनर एज इफ इट हैड पास द डिग्री, तो उसी तरीके से उनको पनिश किया जाएगा, उनको सजा मिलेगी कि मान लो कि डिग्री आपने ही पास की है, तमिलनाडु वाले कोर्ट ने आपने ही पास की है, ठीक है। And its order in executing such decree shall be subject to the same rules in respect of appeal as if the decree has been passed by itself। तो और कोई उसके जो डिग्री एग्जीक्यूशन में जो ऑर्डर्स निकलेंगे तो वो भी सब्जेक्ट टू अपील, सेम रूल लगेंगे उसमें, जो जिस कोर्ट ने डिग्री पास की थी उसमें अपील के रूल रखते तो वही उसमें भी रूल्स लगेंगे उस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में, ठीक है। अब 42 का 2, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, बोल रहा है सबसेक्शन 1 जो 42 का 1 है उसको कुछ दुखी मत करना, उसको उसकी जगह रहने देना। यहाँ पढ़ो, द पावर्स ऑफ द कोर्ट अंडर दैट सबसेक्शन, जो शक्ति थी उस सबसेक्शन 1 के तहत उस कोर्ट की, जिस कोर्ट को डिग्री भेजी गई थी एग्जीक्यूट के लिए, उसकी क्या होगी, शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री नेमली, तो उसके नीचे उस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास जिसके पास डिग्री भेजी गई थी उसके पास यह पावर भी आ जाएंगी, ठीक है। कौन सी, ए, पावर टू सेंड द डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। अब गुड़गांव वाले कोर्ट ने तमिलनाडु वाले कोर्ट को डिग्री भेजी एग्जीक्यूट के लिए, अब उसके पास तमिलनाडु वाले कोर्ट के पास भी पावर आ जाएगी कि तमिलनाडु वाला कोर्ट छत्तीसगढ़ वाले कोर्ट को भेज सकता है डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, यह भी पावर आ जाएगी, 39 में मिलती है। 42 का 2 का बी, पावर टू एग्जीक्यूट द डिग्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज जजमेंट लेटर अंडर सेक्शन 50। अब गुड़गांव वाले कोर्ट ने तमिलनाडु वाले कोर्ट को डिग्री भेजी थी एग्जीक्यूट करने के लिए, पर उसने तमिलनाडु वाले कोर्ट ने यह जाना कि जजमेंट लेटर था वह तो मर चुका है, तो उसके पास पूरी पावर है, तो उसके LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव LR के विरुद्ध जो सेक्शन 50 में डिफाइंड है अभी आने वाला है, उसके विरुद्ध भी डिग्री को एग्जीक्यूट करो। C, पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिग्री, उस जजमेंट लेटर की जो तमिलनाडु के कोर्ट में रह रहा है, मतलब परिसर में रह रहा है, उस जजमेंट लेटर के पास उसने भी कोई डिग्री किसी की ली हुई है और वो सेटिस्फाई नहीं हुई उसकी, तो उसकी डिग्री को अटैच कर लिया जाएगा और डिग्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब जजमेंट लेटर के पास कोई डिग्री है, उसके भी तो राइट है भाई डिग्री की, वो भी तो किसी से पैसे लेगा, वो भी तो किसी केस में डिग्री होल्डर होगा, अब उसकी डिग्री कोई है तो उसको अटैच कर लिया जाएगा और एक डिग्री को सेटिस्फाई किया जाएगा। तो यस हो। अब 42 का 3, सेक्शन 42 का 3, A court passing an order in exercise of the power specified in subsection 2। अब सबसेक्शन 2 में वो कोर्ट, अगर तमिलनाडु वाला कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर रहा है तो क्या मानेगा
शैल सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू द कोर्ट विच पास द डिक्री। तो कोई भी कार्रवाई कर रहा है, तमिलनाडु वाला कोर्ट एलआर के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, तमिलनाडु वाला कोर्ट किसी की डिग्री अटैच कर रहा है, तो वो सारी कार्रवाई जो कर रहा है वो किसको सारी नकल भेजी जाएगी। जो भी कार्रवाई हुई गुड़गांव वाले कोर्ट को नकल भेजी जाएगी कि हमने जी जज साहब गुड़गांव वाले हमने यह कार्य किया है, ठीक है। तो पल पल की रिपोर्ट भेजी जाएगी जो भी सुनवाई वाले दिन होता है, ठीक है। अब 42 का 4, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर ऑन द कोर्ट टू विच अ डिग्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर्स नेमली। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर, कुछ भी मत समझ लेना कि ये तमिलनाडु कोर्ट को यह वाली पावर भी चलेगी, यह वाली पावर नहीं गई है। कौन सी वाली, जो नीचे बता रहा हूँ। ए, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टांस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। अब किसके कहे अनुसार डिग्री को एग्जीक्यूट करेगा, किसके कहे हुए अनुसार डिग्री को एग्जीक्यूट करेगा, ट्रांसफरी ऑफ डिग्री को। मतलब डिग्री होल्डर ने किसी को अपनी डिग्री बेच दी, एक्शनेबल क्लेम समझ के अपनी डिग्री सेल कर दी या गिफ्ट कर दी। तो ये मत मानना जो अब तमिलनाडु वाला कोर्ट है, तो जिसने वह डिग्री प्राप्त करी है, जिसने एक्शनेबल क्लेम में वह डिग्री खरीदी है या फिर उसको गिफ्ट मिली है, उसके इंस्टांस पे अब कुछ नहीं होगा, उसके इशारों पर अब कोर्ट काम नहीं करेगा, अब अपना माइंड लगाएगा, ठीक है। यह ट्रांसफरी होता है, ठीक है। बी, इन द केस वो डिग्री पास अगेंस्ट अ फर्म, कोई डिग्री किसके विरुद्ध पास हुई पड़ी थी, फर्म के विरुद्ध। पावर टू ग्रांट लीव टू एग्जीक्यूट सच डिग्री अगेंस्ट एनी पर्सन, नहीं पावर देगा, क्या किसकी पावर नहीं देगा डिग्री होल्डर को कि मेरे को लीव दे दीजिए, मैं तो फर्म में अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदों में से 9 बंदों को छोड़ता हूँ, मेरे को तो एक बंदे पर टारगेट बनाना है, उसके विरुद्ध मैं डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल भी नहीं देंगे ऐसे में। कौन, लीव ग्राउंड नहीं, कोई परमिशन नहीं देगा, कौन, तमिलनाडु वाला कोर्ट। अदर देन सच पर्सन एज इज रेफर टू क्लोज बी क्लोज सी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 50 ऑफ ऑर्डर 21, बस उस अदर देन यह व्यक्ति एक्सेप्शन है, इसके विरुद्ध दे सकते हैं जो ऑर्डर 21 के रूल 50 सब रूल 1 के क्लोज सी और बी में जो व्यक्ति दिया गया है उसके विरुद्ध परमिशन दे सकते हैं। फर्म के केसेस में कि 10 बंदे थे, 10 बंदों के विरुद्ध डिग्री अगेंस्ट में पास हुई थी, तो 9 बंदे डिग्री होल्डर को बिल्कुल अच्छे लगते हैं, पर एक व्यक्ति डिग्री होल्डर को जजमेंट लेटर एक बंदा आंखों में चुभता है, उसके विरुद्ध वे डिग्री एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ऑर्डर 21 रूल 50 सब रूल 1 क्लोज बी और सी के तहत जो व्यक्ति दिया गया है उस फर्म का, उसके विरुद्ध हो सकती है बस। तो यहाँ हुआ हमारा सेक्शन 42 भी मैंने कंप्लीट पूरा एक्सप्लेन में बताया है। अब हम पढ़ेंगे 43, 44, 44A और 45, ठीक है। 44 कैपिटल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देंगे, उसकी बस हेडिंग थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। 43, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास बाय सिविल कोड इन प्लेसेस टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। अब डिक्रीज को ऐसी जगह एग्जीक्यूट करवाना जाना है जिस जगह पे ये CPC लगता ही नहीं, तो क्या होगा, एनी डिग्री पास बाय एनी सिविल कोर्ट एस्टेब्लिश इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कोई डिग्री एग्जीक्यूट होनी है, कोई डिग्री पास की गई है उस कोर्ट द्वारा जो कि सिविल कोर्ट है और जिसकी स्थापना कहाँ हुई पड़ी है, भारतवर्ष के किसी भी भाग में, टू विच द प्रोविजन दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। लेकिन CPC के प्रोविजन उस अदालत में नहीं लगते हैं। मतलब कोई नागालैंड में ट्राइबल एरियाज में कोई कोर्ट बसा तो पड़ा है, लेकिन CPC के प्रोविजन वहाँ नहीं लगते हैं, तो क्या एग्जीक्यूशन कैसे होगी। और बाय एनी कोर्ट एस्टेब्लिश और कंटिन्यू बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, कोई और कोर्ट है, कोई विदेश में कोई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ पड़ा है, स्थापना हुई पड़ी है, गठन हुआ पड़ा है, जो कि केंद्र सरकार की अथॉरिटी से हुआ पड़ा है, तो मे इफ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच इट वाज पास्ड, तो मे है, क्या मे है, इफ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, अगर वो डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच इट इज पास, जिस उस क्षेत्रफल में, उस कोर्ट के क्षेत्रफल में जहाँ पे वो डिग्री पास हुई है, तो क्या होगा, बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हेयरइन आफ्टर प्रोवाइडेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोर्ट एक्सटेंड्स। तो अब उस कोर्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो उस कोर्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगी जहाँ ये कोड लगता है। नागालैंड के कोई आसपास के एरिया में उस डिग्री को भेज दिया जाएगा जहाँ पे ये कोड लगता है। भाई नागालैंड में तो CPC नहीं लगता है, लेकिन नागालैंड से वह डिग्री उठाकर किसी और अन्य भाग में भेज दी जाएगी जहाँ पे ये CPC लगता है। यह इफेक्ट दिया गया। भाई किसी तरह से एग्जीक्यूशन करवानी है ना, तो नागालैंड में नहीं करवा सकते क्योंकि CPC लगता नहीं है, तो दूसरी जगह भेज देंगे उस डिग्री को, ठीक है, किसी दूसरे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास जहाँ ये कोड लगता है, तो ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब सेक्शन 44 हम पढ़ेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास बाय रेवेन्यू कोर्ट इन प्लेसेस टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। एक डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना जो किसने पास की है, रेवेन्यू कोर्ट ने पास की है, मतलब पैसों से संबंधित अदालत ने पास की है, इन प्लेसेस टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, और एग्जीक्यूट कहाँ होनी है वो डिग्री, जहाँ ये कोर्ट नहीं लगता, तो क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट भी बाय नोटिफिकेशन, तो ऑफिशियल गैजेट, तो राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट में, डिक्लेयर्ड एट द डिग्री ऑफ एनी रेवेन्यू कोर्ट, डिक्लेयर कर देगी, घोषणा कर देगी कि कोई भी डिग्री किसकी, रेवेन्यू कोर्ट की, पैसों से संबंधित अदालत की, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, किसी भी भाग में जो इंडिया का कोई भाग है जहाँ पे CPC के प्रोविजन नहीं लगते हैं, और एनी क्लास ऑफ सच डिग्रीज, या कोई क्लास है डिग्रीज की, मे बी एग्जीक्यूटेड इन द स्टेट एज इफ दे हैड बीन पास बाय कोर्ट्स इन दैट स्टेट,
तो रेवेन्यू कोर्ट की वह डिग्री जिसमें ये सीपीसी के प्रोविजन लगते हैं दूसरे कोर्ट में भेज दी जाएंगी वह डिग्री जिसमें कि यह प्रोविजन सीपीसी के लगते हैं, और मान लिया जाएगा कि उन्हीं दूसरे जगहों की स्टेट ने, दूसरे जगहों की कोर्ट ने ही जिसमें यह कोड लगता है उसने ही वह रेवेन्यू कोड की डिग्री पास की है, तो यह इफेक्ट दे दिया जाएगा। झूठ को भी सच मान लो, एज इफ के फिक्शन दे रहे हैं 43 में और 44 में, मान लो लीगल फिक्शन दिया जा रहा है एज इफ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 44 कैपिटल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडेक्स पढ़ो। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज पास बाय कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज, रेसिप्रोकेटिंग आसपास की टेरिटरीज में कोई डिग्री एग्जीक्यूट करवानी तो वो क्या होगा, वो 44 कैपिटल में प्रोविजन दिया हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधा हम आज का लास्ट सेक्शन 45 पढ़ेंगे। सेक्शन 45 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज आउटसाइड इंडिया। अब डिग्री का एग्जीक्यूशन उन्होंने कहा भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के बाहर, मतलब सीधी बात है किसी विदेशी कंट्री में। अब पढ़ेंगे 45। सो मच ऑफ द फोरगोइंग सेक्शंस of this part as empowers a court to send a decree for execution to another court shall be construed as empowering a court in any state to send a decree for execution to any court established by authority of the central government outside India to which the state government has by notification in the official gazette declared this section to apply। तो यह कह रहा है 45 बहुत इजी सेक्शन है, दोबारा बताता हूँ। सो मच ऑफ द फोरगोइंग सेक्शन, जो ऊपर जो अभी डिग्री जहाँ से चालू हुई है, द एग्जीक्यूशन के सेक्शन चालू हैं 36 से लेके हमने 44 तक पढ़ लिए, तो वो पढ़ना, जो अब तक जो वो बताते आ रहे हैं उसको संदर्भ में रखना। ऑफ दिस पार्ट एज एम्पावर्स द कोर्ट, जो अदालत को शक्ति दे रहे, क्या शक्ति दे रहे थे, टू सेंड अ डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। तो वो ये वाले 36 से लेकर अब तक हमने 44 के प्रोविजन पढ़े, ये एक अदालत को शक्ति दे रहे थे ना कि आपने डिग्री पास की लेकिन आप एग्जीक्यूशन के लिए किसी और अदालत के पास भेज सकते हो, तो यही लगेंगे। विच वुड बी शैल बी कंस्टिट्यूट, तो कह रहा है मान लो वही कंस्टिट्यूट कर लो, क्या एज एम्पावरिंग अ कोर्ट इन एनी स्टेट की, एम्पावर मतलब शक्ति दे रहा है, किसी भी राज्य में कोई भी कोर्ट है उस राज्य की कोर्ट को शक्ति दे रहा है, क्या टू सेंड अ डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी कोर्ट, कि डिग्री के लिए ट्रांसफर करो उस डिग्री को एग्जीक्यूशन के लिए किसी अन्य कोर्ट में, एस्टेब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, जो कि वो कोर्ट हिंदुस्तान के बाहर है लेकिन वो एस्टेब्लिश हुआ है, उसकी स्थापना हुई है केंद्र सरकार की किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो भेज दो, ठीक है। टू विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दिस सेक्शन टू अप्लाई, और उस राज्य में स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन भी दिखलाई हुई है कि कौन कौन से कोर्ट केंद्र सरकार ने मंजूरी दी हुई है और जो उसकी अथॉरिटी से सेटअप हुए हैं हिंदुस्तान के बाहर, तो भेज दो डिग्री वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए। और 36 से लेके 44 तक के 36 to 44 तक के प्रोविजन को कंस्ट्रूड कर लो, मतलब मान लो कि वह भी लग रहे हैं, ठीक है, और उस हिसाब से जो विदेशी कोर्ट है उसमें भी डिग्री को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दो। तो यहाँ हमारे आज होते हैं ख़त्म, आज मैंने बहुत सारे सेक्शंस करवाए हैं, आज हमारे यहाँ होते हैं ख़त्म सेक्शन 26 to सेक्शन 45 सीपीसी पेटर्नल अथॉरिटी के कंप्लीट, जो कि पूरा ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से बताइए चिल्ला के, और अगर कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।